हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। तो चलिए सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है। तो डिफिनीशन के जरिए हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समाजवाद का डिफिनीशन क्या है कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजी तथा उत्पादन के साधनों पर समाज अर्थात राज्य का नियंत्रण होता है। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद इन दोनों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में दो वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। पूंजीपतियों ने मजदूर वर्ग को पूरा शोषण किया, जिस कारण एक समाज में एक गहरा खाई बन गया। इस स्थिति को देखते हुए दुनिया को नए सिरों से सोचने पर मजबूर कर दिया। इससे दो विचार का जन्म हुआ, समाजवाद और साम्यवाद। तो चलिए देखिए, यहाँ पे समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजी तथा उत्पादन के साधनों पर समाज अर्थात राज्य का नियंत्रण होता है। समाजवाद राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने के सिद्धांत का कार्य करता है। अब हम लोग आते हैं साम्यवाद पर। तो साम्यवाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज का हर व्यक्ति हर तरह से समान हो, उसको कहते हैं साम्यवाद। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर का। तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वह है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो 1917 में जो रूस की जो क्रांति हुई थी उसके तो बहुत कारण थे, लेकिन जिनमें से दो महत्वपूर्ण जो कारण है वह निम्न है। तो एक नंबर देखिए यहाँ पे जो है, तो देखिए जो पहला जो यहाँ पे जो पहला जो कारण है वह है जार का निरंकुश शासन। रूस में राजा को जार कहा जाता है। रूस का जो जार था उस समय निकोलस द्वितीयक था और यह एक निरंकुश शासक था। यह जनता पर तरह तरह के अत्याचार करता था। जनता के सुख दुख से इसका कोई मतलब नहीं था, जिससे जनता दुखी थी और क्रांति करने लगी। अब आते हैं हम अपने दूसरा जो कारण था वह था किसानों की दयनीय स्थिति। उस समय क्या था, रूस की अधिकांश जनता कृषि कार्य में लगी हुई थी। उनके खेत जो थे वह छोटे छोटे थे, जिस पर वह पुराने ढंग से कृषि कार्य किया करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और क्या हुआ कि पूंजी का अभाव था और वह कर के बोझ में डूबे हुए थे। फिर भी कृषि क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किए जाने के कारण किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई और वह क्रांति करने लगे। तो आप लोग यहाँ पे कॉपी में लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन है कि रूसीकरण की क्रांति नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। देखिए, जो तो हम लोग यहाँ पे आंसर जो है वह है कि रूस विभिन्न तरह के राष्ट्रीयता वाले लोगों का देश था, या जहाँ मुख्य रूप से स्लाव, जर्मन, पोल, फिन और डेन जाति के लोग रहा करते थे। देखिए, रूस जो था उस समय विभिन्न जाति धर्म वाले लोगों का देश था। यहाँ मुख्य रूप से स्लाव, जर्मन, पोल, फिन और डेन जाति के लोग रहा करते थे। रूसीकरण के अंतर्गत क्या किया गया कि निकोलस द्वितीयक ने रूसो धर्म को राज्य धर्म और रूसी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रयास किया। इस नीति के विरोध अन्य जाति के लोगों ने विरोध किया और रूस में क्रांति हुई। तो यह भी एक रूस की क्रांति के कारण ही है। ये आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए और आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा कि रूसीकरण की क्रांति नीति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे।
साम्यवाद बताना है। साम्यवाद मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपतियों ने क्या किया कि मजदूरों का शोषण करने लगा। शासन तंत्र में भी उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया मजदूर वर्ग को। अतः जब साम्यवाद का विकास हुआ तो मजदूर और किसान वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार लाई गई। इन्हें समान अधिकार दिया गया तथा उन्हें शासन तंत्र में भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार साम्यवाद जो था एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिए, कॉपी पर आराम से याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यह हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी कैसे। तो सबसे पहले हम लोग नई आर्थिक नीति के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है। तो देखिए नई आर्थिक नीति जो है रूस में लेनिन के द्वारा 1921 में ये लाई गई एक नीति थी जिसमें चर्च तथा पूंजीपतियों की संपत्ति छीन लिया गया था और मजदूरों को विशेष अधिकार दिया गया था। मजदूर और किसान जो थे उनको विशेष अधिकार दिया गया था, जिससे पूंजीपतियों ने क्या किया, पूंजीपतियों की अधिक संपत्ति छीन ली गई थी। तो क्या किया, पूंजीपतियों ने इसका विरोध किया। लेनिन को लगने लगा कि एकाएक पूंजीपतियों से टकराना ठीक नहीं है, इसलिए इसने मार्क्सवादी सिद्धांत के कुछ नियम को जोड़ा, जिससे इसमें क्या किया कि नई आर्थिक नीति में लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के कुछ नियमों को जोड़ा, जिससे कहा जाता है कि नई आर्थिक नीति जो थी वह मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी। तो आप लोग यहाँ पे इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आराम से याद हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वह है प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त कैसे। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय तय थी कैसे। देखिए क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि रूस मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। पुराने हथियार और प्रशिक्षण के अभाव के कारण उसकी लगातार हार हो रही थी। लगातार वह हार का सामना करना पड़ रहा था, जिससे रूस के जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया, युद्ध का कमान अपने हाथ में ले लिया। अब जिससे क्या हो गया कि राज दरबार खाली हो गया। निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना ने क्या किया कि रासपुतीन के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगी, जिसके कारण रूस की जनता ने भी विद्रोह करने लगा। और इस तरह जो थे वह रूस की जो विश्व युद्ध में हार थी वह पहले से ही तय थी। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ठीक से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।